जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। और पिछली वीडियो में हम लोग इस मैदान का उच्चावच की दृष्टि से विभाजन पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि इसका जो विभाजन था उसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर, रे या कल्लर और डेल्टा थे, ये सब पढ़ लिए थे। और आज हम लोग देखेंगे इस मैदान का प्रादेशिक विभाजन, जिसको ये कई भागों में बांटा गया। इसमें से जो इसके प्रमुख भाग हैं वो है, एक यहाँ राजस्थान का मैदान, एक इसके बाद यहाँ पे जो 2 नंबर लिखे हैं वो है पंजाब व हरियाणा का मैदान, और उसके बाद ये देखेंगे कि जो तीसरे नंबर पे है ये है गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग कौन कौन से? पहला जो भाग है ये है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा जो भाग है ये है मध्य गंगा का मैदान, और जो तीसरा भाग है ये है निम्न गंगा का मैदान। और इसके बाद ये जो अगला विभाजन है ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसमें एक एक करके हम लोग सबके बारे में जान लेते हैं। और जो पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें राजस्थान का मैदान। सबसे पहले राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान के मैदान की विशेषता क्या है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए राजस्थान में इसका जो ये वाला हिस्सा है इसमें एक बहुत ही प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है अरावली पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत। तो इस राजस्थान के मैदान का जो विस्तार है ये इस अरावली पर्वत के पश्चिम में विस्तृत है, ठीक ना। इस राजस्थान के मैदान का विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। तो इसको यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और इसके बाद इसकी अन्य विशेषताओं में अगर ये देखा जाए तो इस राजस्थान के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से किन किन राज्यों में है? तो मुख्य तो राज्य जो है वो इसका राजस्थान ही है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान में ही है। इसके अलावा जो इसका विस्तार है, जैसे कि हाँ जो इसका अगला जो विस्तार है ये जो ऊपर आपको पंजाब दिख रहा है, तो पंजाब के दक्षिणी भाग में यानी कि दक्षिणी पंजाब में भी इसका विस्तार है। इसके साथ ही जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है इसमें भी इसका विस्तार है। और जो नीचे गुजरात है तो गुजरात का जो उत्तर वाला हिस्सा है तो इसका जो कुछ विस्तार है ये उत्तरी गुजरात में स्थित है। लेकिन जो सर्वाधिक भाग इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान में। और इस राजस्थान के मैदान को थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इस राजस्थान के मैदान को थार का मरुस्थल भी कहते हैं, ये आप लोग जानते रहेंगे, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं कि इस राजस्थान के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है। तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है तो ये है लूनी नदी। अगर लूनी नदी की बात किया जाए तो ये एक अंतः प्रवाही नदी है, यानी कि ऐसी नदी जिसका जल समुद्र में नहीं गिरता है। ये लूनी नदी इस अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और यहाँ से ये बहते हुए आगे आती है और गुजरात में जो कच्छ का रण यानी कि यहाँ का जो दलदली भाग है इसी में ये समाप्त हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो है लूनी नदी। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी का जल समुद्र में नहीं गिरता है, तो वो है लूनी नदी, ठीक ना। इसको याद रखेंगे। इसके बाद राजस्थान की विशेषता और अगर देखी जाए तो इस राजस्थान के मैदान में खारे पानी की बहुत सी झीलें हैं। यहाँ पर खारे पानी की बहुत झीलें हैं। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक मात्रा में हैं। और अगर खारे पानी की झीलों की बात किया जाए तो इस पूरे भारत में जो सर्वाधिक खारे पानी की झील है अर्थात जिसकी लवणता सबसे अधिक है वो है सांभर झील। वो है सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है और इसकी लवणता सबसे अधिक है। अगर खारे जल की झील की और बात किया जाए तो एक झील आपको मिलेगी यहाँ चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह अभी खारे पानी की झील है। तो
अगर इसको देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील तो है लेकिन सबसे बड़ी है। और जो सांभर झील जो कि राजस्थान में है, तो ये भी खारे पानी की है। चिल्का से ये छोटी है लेकिन जो इसकी लवणता है ये बहुत ही अधिक है। तो भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील ये है सांभर झील। अगर इसके बारे में और थोड़ा सा बात किया जाए तो जैसे कि कुछ विद्वानों का मत ये है कि यहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में खारे पानी की झीलें आखिर मौजूद कैसे हैं। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आज जहाँ पे ये राजस्थान का मैदान है, पहले यहाँ पे ये सागर का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि यहाँ तक सागर का विस्तार था। लेकिन चूंकि जो भारतीय प्लेट है ये उत्तर की ओर आगे गति कर रही है, तो इसके उत्तर की ओर बढ़ने से और यूरेशिया महाद्वीप के प्लेट से इसकी टक्कर होने के बाद जो राजस्थान के मैदान का हिस्सा ये भी यहाँ से ऊपर की तरफ उठने लगा। और जब ये भाग ऊपर की तरफ उठा तो यहाँ का जो समुद्र है वो पीछे की ओर हटने लगा। और इसके पीछे हटने के कारण इसकी तली में जो कुछ गड्ढा गुड़ी थे, यानी कुछ गड्ढे उड्ढे जो बने थे, वहाँ पे इस सागर का जो जल था उन गड्ढों में भर गया और वहाँ से इन झीलों का निर्माण हो गया। तो ये बस एक प्रकार की मान्यता है। वैसे जो खारे पानी की झीलें हैं, अगर स्थल के आंतरिक भागों में देखा जाए तो वहाँ और भी कारण जिनसे ये झीलें बन जाती हैं। जैसे कि अगर ये देखा जाए कि ये कोई स्थल वाला क्षेत्र है और यहाँ पे ये कोई ऐसे झील है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कभी बरसात हो रही है तो बरसात का पानी अगर किसी नदी उदी के माध्यम से समुद्र में न जाए तो उसका जल क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों से बह के इन झीलों में उस वर्षा का जल प्रवेश करता है। अब होगा क्या कि जब वर्षा का जल इन झीलों में प्रवेश करेगा तो अपने साथ लवण की कुछ न कुछ मात्रा ये जरूर बहा के लाते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा होने से वर्षा का जल जब झीलों के अंदर प्रवेश करता है, ठीक, और अगर इस झील का पानी यहाँ से कहीं निकल नहीं रहा है तो जल के झील में गिरने से और अपने साथ लवणता किसमें ला के पाटने से इसमें लवणता की मात्रा बढ़ती है। अब देखिए होगा क्या कि जल के साथ लवणता इसमें आ रही है और अगर सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में तेज़ी से पड़ेगा तो तेज़ी से पड़ने के कारण जो झील का जल है गर्म होगा। गर्म होने से जो पानी है भाप बन के तो उड़ जाएगा लेकिन इसकी जो लवणता है वो यहाँ मौजूद रह जाएगी। इसी प्रकार से फिर से वर्षा होगी, फिर से वर्षा का जो जल है कुछ मात्रा में लवणों को बहा के लाएगा, इस झील में जमा करेगा। गर्मी अगर हुई तो इस झील का पानी भाप बन के उड़ेगा, लवणता वहीं पर छूट जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन झीलों में लवण यानी कि जो नमक की मात्रा है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये झीलें जो हैं खारे पानी की हो जाती हैं, ठीक ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रहा अपना राजस्थान का मैदान। और अब इसके बाद बात किया जाए जो अगला मैदान है वो है पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो पंजाब व हरियाणा के मैदान को देखना ये है कि इसका निर्माण हुआ कैसे है। तो इसमें अगर कुछ आपको नोट करना है तो नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान। पंजाब व हरियाणा का मैदान, थोड़ा आप लोग तब सोचेंगे कि जो पंजाब व हरियाणा का मैदान है आखिर इसका निर्माण हुआ कैसे होगा। पंजाब व हरियाणा का जो मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका निर्माण आखिर हुआ कैसे है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक नदी है सिंधु नदी, जिसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से और ये कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए पहले चीन से भारत में आती है, फिर भारत से पाकिस्तान में आती है और यहाँ से फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। अब इस सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। इनकी सहायक नदियों में जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं जो कि भारत से होकर जाती हैं तो इनमें है झेलम नदी, झेलम, इसी में है ये चिनाव नदी, इसी में है रावी, व्यास और ये रही सतलज नदी, ठीक ना। अगर इनका नाम लिखें तो पहले हो गया सिंधु नदी, इसके बाद है झेलम, इसके बाद है चिनाव, के बाद है रावी और रावी के बाद है व्यास और सबसे अंत में ये जो है ये है सतलज, ठीक ना।
तो सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो भारत से होकर जाती हैं उनमें हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये इनका क्रम है। और अभी आप लोग मुख्य रूप से इसमें ये जो नदी को दिखाए हैं जिन लाइनों के माध्यम से, इस पे आप लोग फोकस करेंगे। इसमें जो पंजाब व हरियाणा के मैदान का निर्माण हुआ है, तो इनका निर्माण इन्हीं सिंधु और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं इनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। अब चूंकि ये देखा जाए कि अवसादों का जो जमा हुआ इन क्षेत्रों में, तो वो अलग अलग नदियों के बीच में हुआ है। और अगर किसी दो नदी के बीच में अवसादों का जमाव होता तो उसी को दोआब कहते हैं, ठीक ना। अगर थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि दोआब क्या होता है, तो दो नदी के बीच का क्षेत्र, दो नदी के बीच का क्षेत्र, इसी को दोआब कहते हैं, ठीक ना। और दोआब के साथ एक चीज़ ये भी देखेंगे कि आब किसे कहते हैं। तो आब का अर्थ होता है नदी के समीप का क्षेत्र, नदी के समीप का क्षेत्र। तो ये तो हो गया आब, नदी के समीप का क्षेत्र, और एक हो गया दो आब, यानी कि दो नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक ना। तो इसी में देखा जाए कि जो ये नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, अब इनके बीच बीच में देखा जाए तो इन्हीं नदियों के द्वारा कुछ अवसादों का जमा हुआ है और इनसे यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इनके द्वारा मुख्य रूप से 5 दोआबों का निर्माण हुआ है जिनको पंच दोआब कहते हैं। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं दोआबों से लेके बनते हैं, और इसका जो निर्माण है पंजाब व हरियाणा के मैदान का निर्माण, तो वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ उनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो इसमें जो प्रमुख दोआब हैं पंजाब व हरियाणा के मैदान के अंतर्गत जो प्रमुख दोआब है उनको देखते हैं। तो एक दोआब का नाम है, अगर क्रम से देखा जाए तो ये नदी ऊपर है सिंधु, इसके बाद अगली नदी है झेलम। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है इसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब। ये है सिंधु सागर दोआब, ठीक। ऐसे आप लोग लिखेंगे सिंधु सागर दोआब, और बस आगे डैश देख के लिख लेंगे कि किन नदियों के बीच में है। तो आगे लिख लेंगे सिंधु और जो नदी है झेलम, सिंधु और झेलम नदी के बीच। और इसके बाद जो अगला दोआब है ये है झेलम और ये है चिनाब। तो इसके बीच में जो अगला दोआब है इसका नाम है चाज दोआब, चाज दोआब। तो चाज दोआब की नदियों के बीच में, तो ये हो जाएगा चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम। और इसके बाद जो अगला दोआब है देख रहे हैं कि ये नदी है चिनाब और ये नदी है रावी। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ दोआबों का निर्माण हुआ होगा, और इस दोआब का जो नाम है चिनाब और रावी के बीच में, इसका नाम है रचना दोआब, रचना दोआब। तो रचना दोआब की नदियों के बीच में रावी और चिनाब, रावी और चिनाब। और इसके बाद जो अगला दोआब है तो ये नदी है रावी और ये नदी है व्यास। तो रावी और व्यास के बीच में भी जो दोआब निर्मित है उसको कहते हैं बारी दोआब, इसको कहते हैं बारी दोआब। यानी कि जो बारी दोआब है कि नदियों के बीच में व्यास और रावी नदी के बीच, ठीक ना। अब ये देखते हैं कि अभी और बचा है ये रावी नदी और ये रही सतलज नदी। तो इनके बीच में जो दोआब निर्मित है इसको कहते हैं विष्ट दोआब, विष्ट दोआब। तो ये जो नदी हो जाएगी व्यास और सतलज, व्यास और सतलज के बीच में है विष्ट दोआब। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता है इन सब दोआबों के बारे में। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, ठीक ना। जो हम बता रहे हैं सब इन्हीं नामों में छिपा हुआ है। जैसे अगर ये देखा जाए कि जो सिंधु सागर दोआब है
किन नदियों के बीच में है? तो इसमें जो लिखे हैं सिंधु और झेलम नदी, तो सिंधु से सिंधु नदी को याद रखेंगे, और इसके बाद सिंधु की जो पहली सहायक नदी है यहाँ पे झेलम, ये इसके बीच में है। तो सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम नदी के बीच। और अब देखेंगे आगे, आगे जो है चाज दोआब। तो इस जो चाज दोआब है, तो इस चाज दोआब में ही जो चाज का चा है, तो चा से कर लेंगे चिनाव, चा से चिनाव और झ से झेलम। बस सिंपल है, चाज दोआब की नदियों के बीच में। तो क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है, तो च से चिनाव, झ से झेलम। उसी प्रकार से रचना में देखा जाए तो र से रावी और चना से चिनाव, है ना, र से रावी चना से चिनाव। तो क्वेश्चन में आंसर छिपे हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो बारी दोआब है, तो ब से व्यास, री से रावी हो जाएगा आराम से। और इसके बाद जो ये विष्ट दोआब है, तो वी से व्यास और सट से सतलज, ठीक ना। तो विष्ट से वी से व्यास, सट से सतलज, ये दोआबों का नाम हो गया। तो इसमें मुख्य रूप से पंजाब व हरियाणा के अंतर्गत यही 5 दोआब आते हैं। मतलब पूरे 5 दोआब तो नहीं, इसमें से अगर ये देखा जाए तो जो सिंधु सागर दोआब है और चाज दोआब है, और इसमें से जो रचना दोआब है, इनका जो अधिकांश भाग है पंजाब में तो है, लेकिन भारत वाले पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान वाले पंजाब में है, ठीक ना। और इसमें से ये जो बारी दोआब है, तो बारी दोआब का जो आधा हिस्सा है वो भारत में है, आधा हिस्सा इसका पाकिस्तान में है। और इसमें से ये जो विष्ट दोआब है, तो इस विष्ट दोआब का लगभग पूरा हिस्सा भारत में ही पड़ता है। लेकिन चूंकि पंजाब व हरियाणा के ये हैं, तो पंजाब भारत में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो इस प्रकार से पूरे हिस्से में ये 5 दोआबों का निर्माण किया गया है। तो ये तो हो गया पंजाब व हरियाणा का मैदान। और अब आगे देखेंगे गंगा का मैदान। तो इसमें कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान इतना बड़ा है कि इसको कई भागों में बांट दिया गया है। और वो कई भाग कौन कौन से हैं? तो वो 3 भाग हैं। तो गंगा के मैदान को जो 3 भागों में बांटा गया है, तो इसी में से जो सबसे ऊपर वाला भाग है, इसमें ये हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। जो बीच वाला भाग है ये मध्य गंगा का मैदान, और जो नीचे वाला भाग है तो ये हो जाएगा निम्न गंगा का मैदान। याद करना कितना सिंपल है, ऊपर वाला ऊपरी हो गया, बीच वाला मध्य हो गया, नीचे वाला निम्न हो गया है, ठीक ना। तो इसमें जो गंगा का मैदान, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, यानी कि जो गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो गंगा नदी है और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो इन्हीं के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ होगा। तो इसमें अब जो ऊपरी गंगा का मैदान है, तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो अगर इसमें नदियों की बात किया जाए, नदियों की कि ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो उसमें इसमें हो जाएगी यमुना नदी, ठीक, यमुना नदी, इसी में होगा गंगा नदी और रामगंगा है, वरुणा है, गोमती है, शारदा और घाघरा नदी। ये मुख्य नदियां हैं जो कि ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित हैं। इसके बाद अगर ये देखा जाए कि ऊपरी गंगा का मैदान किन क्षेत्र में विस्तृत है, पूरा अगर देख लिया जाए गंगा का मैदान, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में, बगल वाला राज्य है बिहार, और इसके बाद अगला जो राज्य है पश्चिम बंगाल। तो मुख्य रूप से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा का मैदान विस्तृत है। लेकिन इन तीनों राज्यों में जो ऊपरी गंगा का मैदान है, ये कहाँ पर है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, यूपी का पश्चिमी भाग इस मैदान के अंतर्गत आता है, ठीक ना। यूपी का जो पश्चिमी भाग है वो इस मैदान के अंतर्गत आता है। अब अगर अगला इसमें देख लिया जाए, जो इसका दूसरा भाग है, जो कि मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान। तो
मध्य गंगा के मैदान के निर्माण में किन किन नदियों का प्रमुख योगदान है। तो इसमें अगर ये देखा जाए कि जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी पड़ेगी इस ऊपर वाले भाग में भी, और ये यहाँ से प्रवाहित होते हुए मध्य वाले भाग में भी जाती है, यानी यूपी से बिहार तक ये लगभग चली जाती है। तो इसमें अगर नदियों की बात किया जाए, नदियों की बात करें तो इसमें जो घाघरा नदी है ये इसके अंतर्गत भी आ जाएगी मध्य गंगा वाले भाग में। और इसके बाद घाघरा के बाद अगर देखा जाए तो ये राप्ती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं ये आती हैं मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत, ठीक ना। और इसमें कोसी नदी बहुत खतरनाक नदी है, निकलती है नेपाल से और प्रवेश करती है बिहार में। और बिहार में जब भी इसका पानी प्रवेश करता है मानसून के समय में तो बहुत भयंकर बाढ़ आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो वो है कोसी नदी। जो कोसी नदी है ये अपने मार्ग में परिवर्तन को लेके बहुत ही प्रभावित है, ठीक ना। तो इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि इसको देखें हैं कि जो ये वाला मैदान है ऊपरी गंगा का मैदान, तो इसका जो विस्तार है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ये जो मध्य गंगा का मैदान है तो इसका जो विस्तार है तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा जिसको कि पूर्वांचल कहते हैं, तो इसका विस्तार पूर्वांचल, यानी कि हम लिख देते हैं कि यूपी का पूर्वी भाग, यूपी का पूर्वी भाग। इस यूपी के पूर्वी भाग को पूर्वांचल कहते हैं। एक और पूर्वांचल है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यूपी वाले पूर्वांचल में नहीं, वो स्थित हैं पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में आप लोग पहले जिन पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिए हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बूम, नागा, मीजो, ये मिकिर है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर जितनी पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर भारत में इनको कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। लेकिन जो एक अगला पूर्वांचल है वो अपने यूपी का पूर्वी भाग भी पूर्वांचल कहलाता है। तो इस मध्य वाले भाग के अंतर्गत यूपी का पूर्वी भाग प्लस जो बिहार है, लगभग ये पूरा बिहार इस मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसमें। अब जो इस गंगा नदी का अगला भाग है जिसको कहते हैं निम्न गंगा का मैदान, जिसको कहते हैं निम्न गंगा का मैदान। तो यहाँ पर जो गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसी में से गंगा नदी यहाँ से निकलेगी और ये आगे बढ़ते हुए इसकी जो एक शाखा है वो प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और यहीं से गंगा नदी की एक शाखा निकलती है पश्चिम बंगाल से। तो गंगा नदी की जो शाखा पश्चिम बंगाल से होके आती है इसकी ये वितरिका है। तो इस नदी का नाम है हुगली नदी। और गंगा नदी जो मुख्य गंगा नदी है जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसको कहते हैं पद्मा। तो मेनली अगर मुख्य रूप से ये देखा जाए तो इसका निर्माण भी इस गंगा नदी के द्वारा हुआ है। और जो निम्न गंगा का मैदान है तो ये आपका जो पूरा पश्चिम बंगाल है, पूरा पश्चिम बंगाल ये आ जाएगा निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत। इसकी थोड़ी सी विशेषता ये देखा जाए तो इस निम्न गंगा का जो मैदान है लगभग इसका ये नीचे वाला जो अधिकांश एरिया ये दलदली अवस्था में है। दलदली क्यों है? तो इसमें जब यहाँ बंगाल की खाड़ी में ज्वार आते हैं तो ज्वार का जो जल है, क्योंकि जब ज्वार आते हैं तो समुद्र का जो जल है ये ऊपर उठ के आगे की ओर बढ़ता है। तो जब जल आगे की ओर बढ़ता है और ये असली भागों में प्रवेश करता है तो इस प्रकार से यहाँ पे अधिक जल जमा होने के कारण ये वाला क्षेत्र यहाँ पे दलदली हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया गंगा का मैदान। अब आगे है ब्रह्मपुत्र का मैदान, अगले विभाजन है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसको भी देख लेते हैं और यहाँ से कुछ नोट करना है तो कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र सही लिखे हैं ना? सही होगा, देख लीजिएगा।
ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब इसमें जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है तो फिर वही बात कि ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। सेम आंसर, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। अब थोड़ा ये देखा जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जो इसका उद्गम है ये भी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसी के पास से ये एक आंगसी ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है और ये इस प्रकार से देखते रहें, इस प्रकार से ये प्रवाहित होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद असम में बहते हुए आकर ये यहाँ बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। तो खैर ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसी को दियांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये तिब्बत के पठारी भाग से और जो हिमालय का पर्वतीय भाग है जब इन क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए जैसे ये असोम घाटी में प्रवेश करती है, असम के मैदान में प्रवेश करती है, तो अपने साथ जिन मिट्टियों को बहा के लाई रहती है उनका बहुत ही भारी मात्रा में निक्षेप करने लगती है। जैसे कि अगर ये देखा जाए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है, तो जैसे ये असोम में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाए गए अवसादों को अपने मार्ग में ही इस प्रकार से जमा करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से अपने मार्ग में ही जगह जगह पर द्वीपों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है अवसादों को बीच में ही जमा करने से यहाँ पर ये द्वीपों का निर्माण करती है और इन्हीं द्वीपों में से एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध द्वीप है इसी में। इस द्वीप का नाम है मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप। अब विश्व प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि जो मांजुली नदी द्वीप है ये किसी नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जो मांजुली नदी द्वीप है यह किसी नदी के द्वारा, किसी क्या, अपनी ब्रह्मपुत्र है, ठीक ना, तो इसी के द्वारा निर्मित यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अब तक तो ये जो क्वेश्चन है कई एग्जाम में 1 नंबर दिला चुका होगा आपको कि क्वेश्चन आपके तो यही बनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सीधे आंसर होगा मांजुली। और ये मांजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये निर्मित है। इसके साथ और देखें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये असम में होके प्रवेश करती है तो अपने मार्ग में ये गुम्फित जलमार्गों का निर्माण करती है। बहते हुए अपने मार्ग में ये गुम्फित जलमार्गों का निर्माण करती है, यानी कि गुफाओं की तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बहती है, काट काट के बीच बीच में गुफाओं का निर्माण कर दी है, ठीक ना। तो ये गुम्फित जलमार्ग से होके बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि सहायक नदियों की बात किया जाए तो दिबांग है, लोहित है, धनश्री है, सुबनश्री, जिया भरेली, मानस, संकोश, तिस्ता, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इन्हीं के अवसादों के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो आज का जो वीडियो है आप लोग बताएंगे कैसा लगा है, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो है वो आपको क्लास वाइज एक एक करके मिलती रहेगी, और जो पिछली वीडियो है तो वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से उसको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।